लेकिन ये इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए। मतलब वहाँ से भी तो विल होनी चाहिए ना। वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे और आप इस तरफ से ये बात करते रहे कि जी हम ट्रेड करेंगे, ये करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कहा जाता है आसमानी कौम, अच्छा, इमामी कौम, ठीक है, जन्नती कौम और पता नहीं बाबाए कौम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गया। और ये लोग अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अव्वल दर्जे का इंसान समझते हैं और इन लोगों के नज़र में गैर इस्लामिक लोग काफिर है। ठीक है, पाकिस्तानी गैर इस्लामिक लोगों को इंसान ही नहीं मानते क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहाँ उनका कत्ल करो। लानत है तुम लोग के, लानत। इतना ऊपर से आने के बाद उन लोगों की दशा क्या बोले, दुर्दशा इतनी घटिया हो चुकी है ना, फिर भी एक कौम सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। और नहीं तो क्या। आप एक डॉक्टर को देखोगे ना तो आपको लगता है कि वो डॉक्टर लॉजिकल बात करेगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन वाह रे पाकिस्तान की शिक्षा जो एजुकेशन के नाम पे धब्बा है। का नाम? डॉक्टर असद मुनीर। डॉक्टर असद मुनीर, पीएचडी डॉक्टर या फिर एमबीबीएस डॉक्टर? नहीं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। ज़बरदस्त, अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी की और दूसरे तमाम कंट्रीज़, खासतौर पे नेबर कंट्रीज़ की, कहा यह जाता है पाकिस्तान में अक्सर कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है जिस वजह से पाकिस्तान में इकॉनमिक क्राइसिस आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया में जब से कोविड आया उसके बाद बड़ी बड़ी इकॉनमी और जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी जो अपने आप को इकॉनमी की किंग समझती थी वो भी कोलैप्स की, तो रिसेशन का शिकार हुई और सारा इस तरह का मामला हुआ। उसमें उसके असरात भी रहे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट भी अपने एतबार से हमेशा से रही है। और सवाल ये है कि अभी जो हमारे नेबर है इंडिया, उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम आने वाले 4-5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। वो भी तो इसी दुनिया में आते हैं इंडिया वाले, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है? कोरोना उनमें उधर हमारे से शायद ज़्यादा आया था। नहीं, यही मैंने बात की ना कि पार्टली तो ये बात कही जा सकती है कि मतलब सारी दुनिया में है महंगाई, लेकिन यहाँ पर मिस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई। जो टाइमली डिसीजन होने चाहिए थे वो नहीं हुए और हर चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ है और बहुत सी चीज़ों के जो है ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब यह है कि जिस का जो काम है जिस अदारे का वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इंडिया वाकई 4-5-6 साल में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा दुनिया में? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है जी। मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो हैं। यही सर्वे सेम पाकिस्तान में कर लिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ कर लीजिए। ये लोग तो शायद सुन रहे हैं तो मतलब कुछ और बात कर देंगे, अदरवाइज एक वैसे ही जाके किसी मार्केट में सर्वे किया जाए तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी? डेफिनेटली वो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारा सबसे, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है। लेकिन देखें ना, वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। पाकिस्तान से डरने का कोई रीज़न नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान दुश्मनों वाली हरकत नहीं करता है, साजिशें नहीं करता है और वो भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन पाकिस्तान से नहीं डरने की वजह ये है कि ये कौम कभी आपको सामने से वार नहीं करेगी, वो हमेशा पीठ पीछे ही वार करती है। क्यों? और बुझिलों से कोई नहीं डरता, ये बात समझ ले। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी है बुझिल आर्मी
और पाकिस्तान की आर्मी इसीलिए ही बनाई गई थी कि वो कश्मीर पे कब्जा कर सके। लेकिन ये लोग को 65% बजट का हिस्सा देने के बाद भी वो कहाँ कब्जा करते हैं पता है? प्लॉटों पे कब्जा करते हैं। आज पूरा पाकिस्तान लब्बे के कब्जे में आ गया है और लब्बे वाले क्या करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को बंद करवा दिया है। और इसके बाद पहले से ही प्रजा भूख के मारे मर रही थी और यहाँ पे इन लोगों ने शटल बंद की हड़ताल करवा दी है। बाढ़ में जाए सब। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज समझते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो मुकम्मल शटडाउन हड़ताल जो उसकी कामयाब हो जाएगी। ये हमसे बेहतर ये मीडिया वाले दोस्त जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर से लेकर पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की काल पर उन्होंने लब्बैक कहा है। ताजर बरादरी हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, किसान हमारे साथ हैं, हर एक ने हमारे साथ लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ दुकानें खुली हैं तो उन्हें जबरदस्ती बंद करवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, इस हवाले से मैं वाज़ेह करता चलूं कि कल हमारी डीसी साहब से मुलाकात भी हुई है। किसी दुकानदार को जबरदस्ती दुकान बंद नहीं करवाई जा रही। हाँ, दुकानदार से जाकर रिक्वेस्ट करना वो हमारा हक है, राइट है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके हक के लिए जो खड़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। हमारे किसी कारकुन के पास कोई डंडा नहीं है, कोई सोटा नहीं है, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो मजदूरी करके खाते हैं उनके बारे में तो सोचो यार, जो रोज़ कमा के रोज़ खाता है। लेकिन ये आसमानी कौम है, वो कभी ऐसा ख्याल तो इनके दिमाग में आता ही नहीं। आपने बोला नो डाउट वो बन सकते हैं अगर एफर्ट करें, तो क्या अजीब नहीं है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी पावर जो बनने जा रही है, चाइना दूसरी इस टाइम है, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो हमारे नेबर में है, एक ये बैठा एक ये बैठा, और मार्केट भी दुनिया की पहले नंबर पे जो मार्केट है इंडिया वो हमारे साथ, और हम जो उनसे डिफॉल्ट हो रहे हैं बजाय उनसे रिलेशन बेहतर करके उनके साथ आगे बढ़ने के। देखिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है। और देखिए, हमसायों का बड़ा हक है, अगर देखा जाए वो भी हमारे हमसाए हैं। अल्लाह के नबी ने ये थोड़ी कहा है कि अपने हमसाया देखें, आपका हमसाया मुसलमान है या यहूदी है। उन्होंने कहा हमसाया है और उसका राइट है, तो वो भी उन्होंने तो बाकायदा कहा है नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करो, उन्होंने तो खुद एग्जांपल सेट किया। देखिए, ये चीज़ें डिबेटेबल इश्यूज हैं। अच्छा, लेकिन ये इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए। मतलब वहाँ से भी तो विल होनी चाहिए ना। वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे और आप इस तरफ से ये बात करते रहे कि जी हम ट्रेड करेंगे, ये करेंगे। ट्रेड हमारी मजबूरी है, कर देना बंदे ने बात। वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते। पाकिस्तानी कितने भी पढ़ लिख जाए, लेकिन इंडिया के खिलाफ इनका माइंडसेट कभी भी चेंज नहीं होने वाला। कई भाई लोग शांति के कबूतर उड़ाने की बात कर रही है। नहीं भाई, ये कौम ऐसी है ना, तो वो जहरीली कौम है, वो डसे बिना नहीं रह सकती। अभी आपने एक मिनट पहले बोला कि वो तो हमें अपने किसी कंपटीशन में लाते नहीं है, और दूसरे नंबर पे आप कहें कि वो पीठ पे छुरा खोबे, ऐसे थोड़ा सा ये तो फिर जो बात है वो कंट्रोवर्शियल सी नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखें, वो इसलिए हमें नहीं लेके आते। मैंने आपको बताया कि हम इकोनॉमिकली मैच नहीं करते उनके साथ। तो फिर वो क्यों हमारे पीठ पे छुरा खोबेंगे? मतलब उनका तो मुकाबला ही अमेरिका या चाइना के साथ है। खुद ही आप कह रहे हैं वो हमें कहीं गिनते नहीं है, हमें कहीं कंपटीशन में नहीं लाते। आखिर देखें, हमें वीक करने में उनका हाथ तो है ना। अब आप अपनी सारी वो जो इंटेलिजेंस की आप जो है मतलब रिपोर्ट्स निकाल लें, वहाँ पे सेल काम करते हैं जो यहाँ पर काला बाग डैम बनने नहीं देते। आपके जो मतलब पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लॉकडाउन होने में उनका भी रोल है। ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल इस सारी पॉसिबिलिटी से बाहर निकाल सकते हैं। मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया कि भाई वो हमारे पॉलिटिशियंस को खरीदते हैं या उन पे इन्वेस्ट करते हैं, जो आपने बोला, तो वो पॉलिटिशियन कहाँ के होते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान। तो कसूर किसका ज्यादा हुआ? देखें, हमारा कसूर है। जिस तरह मैं अभी फिर एक कोट करूंगा कि टीपू सुल्तान ने एक बात की थी, उसने कहा था जी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी माओं ने चंद गद्दार पैदा कर दिए हैं। और उसके बाद मीर जाफर, मीर सादक, ये कि अंग्रेज़ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उसने उन गद्दारों को पहचान लिया। तो ये सारे लोग बातें कह गए, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज और बैकग्राउंड हिस्टोरिकल नॉलेज हो ना, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। टीपू सुल्तान ने क्या बात कही थी, क्या नहीं कही थी, वो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन टीपू सुल्तान ने जो लाइन कही थी ना, इस लाइन से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकाऊ कोई कौम है ना, तो वो है आसमानी कौम। ये बड़ी वो अभी कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान बना ही है नफरत की बुनियाद पर, और वो कौम कभी आपको मोहब्बत नहीं कर सकती। आपके जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर सकते हो मेरे को, और मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।